हाँ सर, इजी है। इसके रिस्पेक्ट में इजी है। फिर भी कुछ डाउट्स होगा तो क्लियर कर लेंगे। मैं सर्कुलर मोशन स्टार्ट करता हूँ, ठीक है? हाँ सर, हाँ सर। ओके सर। ओके सर। तो सर्कुलर मोशन में सबसे पहले जितने सर्कुलर काइनेमेटिक वेरिएबल होते हैं वो जरा देख लेते हैं। ये सब आपको आता है, जस्ट इंट्रोडक्शन है ये। सर्कुलर काइनेमेटिक वेरिएबल्स। सर्कुलर मोशन किसको कहते हैं? कोई आइडिया? बोलो। सर्कुलर मोशन किसको कहते हैं? अगर मैं बोलूं कि सर्कुलर मोशन को डिफाइन कीजिए तो क्या बताएंगे आप? किसको कहते हैं सर्कुलर मोशन? सर मतलब जब वो बॉडी मूव कर रहा हो तो एक पॉइंट से हमेशा उसका फिक्स डिस्टेंस ही हो। अच्छा, और कोई? मतलब ये कहना चाहते हो पार्टिकल मूविंग अलोंग अ सर्कुलर पाथ, ऐसा? हाँ सर, सर्कुलर पाथ में तो चलेगा। ऑन अ फिक्स एक्सिस। नहीं तो मतलब ये कोई साइंटिफिक डेफिनेशन थोड़े ना हुआ, ये तो कॉमर्स का बच्चा ही बता देगा। पूछोगे सर्कुलर मोशन किसको कहते हैं तो इसमें पार्टिकल मूव्स अलोंग अ सर्कल देन मोशन इज सर्कुलर। ये थोड़े ना मतलब ये तुम्हें लगता है ये जस्टिफाइड डेफिनेशन है फिजिक्स के स्टूडेंट के जैसा? फिक्स्ड एक्सिस ना। एक्सिस नहीं। और कोई? और कोई बताओ, बोलो। नमन हैज रेज्ड द हैंड, बोलो बेटा। हाँ, कुछ लिखा है परपेंडिकुलर एसीसी। परपेंडिकुलर एसीसी, ठीक है, कोई बात नहीं, समझेंगे। एक और किसी ने कुछ तो लिखा था, बहुत बढ़िया, मजा आया पढ़ के। क्या लिखा था? मूवमेंट ऑफ ऑब्जेक्ट while rotating along circular path. Circular motion can either be uniform, non-uniform. और देखो प्रीतिश, कंटिन्यूअस चेंज इन डायरेक्शन। वो तो कोई भी टेढ़ा मेरा पाथ जाएगा तो कंटिन्यूअस चेंज इन डायरेक्शन होगा। कोई बात नहीं, ठीक है, कोई बात नहीं, देखेंगे। चलो मैं बताऊंगा, थोड़ी देर में बताता हूँ। चलो पहले तो ये देखो, ये एक सर्कल है, थोड़ा सर्कुलर वेरिएबल समझ लेते हैं, उसके बाद देखेंगे। एक मिनट, मान लो कोई पार्टिकल पॉइंट ए से स्टार्ट किया और लेट्स से पॉइंट बी पर पहुंचा। तो देखो इस पूरे प्रोसेस में, ये तो ठीक है, सर्कल है, आपको मालूम है, इस सर्कल का रेडियस r है, ये आपको मालूम है। यहाँ फिजिक्स कहीं नहीं है, अभी थोड़ा सा मैथमेटिक्स समझ लेते हैं। तो इस पूरे प्रोसेस में ऑब्जेक्ट डिस्टेंस कितना ट्रेवल किया? ए बी? यस यस सर। और एंगल कितना ट्रेवल किया? थीटा। अच्छा, तो एस क्या हुआ? डिस्टेंस। और थीटा क्या हुआ? एंगुलर डिस्टेंस। तो डिस्टेंस वाला वेरिएबल तो आप पढ़ चुके होंगे काइनेमेटिक्स चैप्टर में। एक नया वेरिएबल मिला, एंगुलर डिस्टेंस। कोई दिक्कत? नहीं सर। नहीं सर।
कॉमन सेंस से इन दोनों में क्या रिलेशन होगा? r theta R theta. S इज इक्वल टू आर थीटा। इसको अगर मैं डिफरेंशिएट कर दूं दोनों ओर, अगर मैं इसको दोनों डिफरेंशिएट कर दूं टाइम के रेस्पेक्ट में, तो ऐसा लिख सकते हैं ds बाई डी टी इज इक्वल टू r d थीटा बाई डी टी। Yes, sir. yes sir तो इसमें ds बाई डी टी क्या होगा? वेलोसिटी। Velocity. नहीं बेटा, वेलोसिटी नहीं angular होगा। velocity नहीं लीनियर वेलोसिटी लीनियर वेलोसिटी नहीं स्पीड नहीं, स्पीड होगा। रेट ऑफ चेंजिंग डिस्टेंस है, डिस्प्लेसमेंट नहीं है। तो क्या होगा? स्पीड हाँ speed होगा इज इक्वल टू आर, और ये क्या होगा? एंगुलर angular वेलोसिटी नहीं, कंफ्यूज मत करो। स्पीड है ना? Yes, sir. yes तो ये चीज भी हम समझ गए कि ओमेगा इज एंगुलर स्पीड, एंड v इज लीनियर स्पीड। कोई दिक्कत? no sir इस एक्सप्रेशन को फर्दर डिफरेंशिएट कर देते हैं। इसको फर्दर डिफरेंशिएट कर देते हैं। तो इधर हम लिखेंगे डी वी बाई डी टी इज इक्वल टू आर इंटू डी ओमेगा बाई डी टी। ये डी वी बाई डी टी क्या होगा? acceleration नहीं sir, एक्सीलरेशन तो नहीं नहीं होगा, ये नहीं पक्का नहीं है। नहीं होगा हाँ क्योंकि v अगर वेलोसिटी होता तब ये एक्सीलरेशन होता। yes, sir. तो कम से कम एक्सीलरेशन तो नहीं होगा, ये पक्का है। yes sir तो क्या होगा? कभी नाम सुने हो इसका? एक नई चीज सीखिए, रेट ऑफ चेंज इन स्पीड को ऐसा नहीं कि सर्कुलर पाथ में ही, दुनिया के किसी भी टेढ़ा मेढ़ा सीधा सब पाथ में रेट सर आपकी आवाज ठीक से नहीं आ नया कर रहे हो सर कुछ भी आवाज सुनाई नहीं नहीं दिया। rate of change in velocity is acceleration, rate of change in speed is not acceleration। ये एक अलग काइनेमेटिक वेरिएबल है जिसकी जरूरत अभी तक आपको नहीं पड़ी थी, इसलिए आपने नहीं सुना था। इसको बोलते हैं टेंजेंशियल एक्सेलरेशन। सिर्फ सर्कुलर में ही नहीं, हर तरह के मोशन के लिए जरूरी के लिए ये डेफिनेशन है। और अल्फा को एंगुलर एक्सेलरेशन। यहां तक कोई दिक्कत नहीं? तो सबसे पहला इंपॉर्टेंट पॉइंट जो आपको जानना जरूरी है, क्योंकि बहुत लोगों को देखा है मैंने, पूरा साल भर सर्कुलर मोशन पढ़ने के बाद भी यही हाल होता है। एकदम दिमाग में बैठा लो, सर्कुलर मोशन ही नहीं, दुनिया के हर फिजिक्स के चैप्टर में रेट ऑफ चेंज इन स्पीड इज कॉल्ड टेंजेंशियल एक्सेलरेशन। रेट ऑफ
change in speed is called tangential acceleration. नॉट एक्सेलरेशन, ये याद रहे, बहुत इंपॉर्टेंट है। वो क्या था, हम लोग मोशन अलोंग स्ट्रेट लाइन दिख रहे थे, तो स्ट्रेट लाइन का वही लाइन टेंजेंशियल डायरेक्शन होता है, तो उसमें दोनों सेम होता था, इसके लिए बहुत ज्यादा दिक्कत नहीं हुई। अदरवाइज रेट ऑफ चेंज इन स्पीड इज कॉल्ड टेंजेंशियल एक्सेलरेशन। कोई डाउट किसी को? नो सर। नो सर। सर आप थोड़ा ऊपर स्क्रॉल कर सकते हो? नहीं, लिखने को टाइम दूंगा बेटा, 2 मिनट, घबराओ मत, लिखने को मैं टाइम दूंगा, आप टेंशन मत लीजिए। अब देखो दूसरा पॉइंट देखो, अगर टेंजेंशियल एक्सेलरेशन 0 है, इसका मतलब क्या हो गया कि एंगुलर स्पीड कांस्टेंट, यही मतलब हुआ ना बेटा। टेंजेंशियल एक्सेलरेशन 0 है मतलब एंगुलर एक्सेलरेशन 0 है, एंगुलर एक्सेलरेशन 0 है मतलब एंगुलर स्पीड कांस्टेंट है। यस सर। इसको हम लोग कहते हैं यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। ठीक है, यस। तो जब हमारा सर्कुलर मोशन यूनिफॉर्म होगा तो मेरे पास एक ही इक्वेशन होगा, थीटा इज इक्वल टू ओमेगा इंटू टी। जैसे कांस्टेंट वेलोसिटी वाले में s इज इक्वल टू v इंटू टी होता था। क्लियर है? दूसरा, if tangential acceleration is constant, तो टेंजेंशियल एक्सेलरेशन कांस्टेंट है, इसका मतलब है अल्फा भी कांस्टेंट होगा, हाँ या ना? यस सर। तो उस केस में हमारे पास काइनेमेटिक इक्वेशन क्या क्या होंगे? तो देखो, ये तो जस्ट क्या हो गया कि वेरिएबल चेंज हो गए, तो सब कुछ वही रहेगा, v इक्वल टू यू प्लस ए टी के जैसा, ओमेगा इज इक्वल टू ओमेगा नॉट प्लस अल्फा टी होगा। यस सर। केवल सिंबल ही तो चेंज हुए हैं। s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर की जगह थीटा इज इक्वल टू ओमेगा नॉट टी प्लस हाफ अल्फा टी स्क्वायर होगा। यस सर। और v स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as की जगह ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू ओमेगा नॉट स्क्वायर प्लस 2 अल्फा थीटा। यस सर। तो ये तीनों का डेरिवेशन मुझे दोबारा करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि वही डेरिवेशन है, सिर्फ और सिर्फ सिंबल चेंज हुए हैं, isn't it? यस सर। यस। यूज करते वक्त ये ध्यान रखें कि ये सब एसआई यूनिट में होगा। एसआई यूनिट में लेंगे तो, नहीं तो किसी को किसी में ले लोगे। ओमेगा रेडियन पर सेकेंड में, थीटा रेडियन में जो एसआई यूनिट होता है, ये केवल ध्यान रखना, यहाँ पे गलती हो जाती है। फोर्थ पॉइंट, ये भी हो सकता है कि एटी कांस्टेंट नहीं हो, अल्फा कांस्टेंट नहीं हो। तो जब अल्फा कांस्टेंट नहीं होगा, तो हमारे पास दो टूल है, एक अल्फा इज इक्वल टू डी ओमेगा बाई डी टी, जैसे नॉन यूनिफॉर्म मोशन में करते थे, यस सर। एंड अल्फा इज इक्वल टू ओमेगा डी ओमेगा बाई डी थीटा, जैसे ए इज इक्वल टू वी डी वी बाई डी एस होता था, है ना? यस सर। यस सर। तो ये यूज करने के बाद हम लोग कैलकुलस को यूज करेंगे, जो भी निकालना हो बताएंगे।
कोई दिक्कत नहीं? बोलिए। यस सर। 3 और 4 कंबाइंड टुगेदर, इसको बोलते हैं नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। अभी सर्कुलर मोशन को डिफाइन करना बाकी है, मैं बताऊंगा, लेकिन अभी सिर्फ और सिर्फ कम से कम टर्मिनोलॉजी समझ लो, अभी बताऊंगा थोड़ी देर के बाद। इसको बोलते हैं नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। ठीक है, यहां तक जल्दी से कॉपी कर लीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं।
हुआ? नो सर। डन सर। हाँ सर हो गया। Yes, sir. Done. सर 1 मिनट। ठीक है। आगे बढ़ूं? Yes, लास्ट sir. पॉइंट सर। ठीक है, चलिए। तो जैसे V इक्वल टू आर ओमेगा का रिलेशनशिप हमने देखा, ठीक है। इस रिलेशनशिप में V क्या था? स्पीड और ओमेगा एंगुलर स्पीड था। अब अगर मैं इस रिलेशनशिप को अगर ट्रांसफॉर्म करने की कोशिश करूं वेक्टर रिलेशन में, तो उससे पहले जरा एक बार देखिए, आप खुद बता पाएंगे। सपोज किसी भी पॉइंट पर कहीं भी देख लो, मान लो मैं यहाँ पे ही देखता हूँ, ये हमारा हो गया आर वेक्टर। अगर ये एंटी क्लॉकवाइज घूम रहा है तो ये हो गया मेरा वी वेक्टर, हो गया। यस Yes. जस्ट समझाने के लिए आपको। और ओमेगा मेरा ऐसा हो गया, ऐसा हो गया। बोलिए। Yes, sir. अच्छा, अब सोचो, जस्ट रिलेशन एस्टेब्लिश करने के लिए V है, R है, ओमेगा है। तो अगर V वेलोसिटी है तो दो वेक्टर का मल्टीप्लिकेशन जरूर क्रॉस प्रोडक्ट होगा। यस सर। तो R और ओमेगा का मल्टीप्लिकेशन जरूर क्रॉस प्रोडक्ट होगा, ये पक्का। अब तो होगा ये मुझे। सर आपका आवाज ब्रेक हो सर रहा आपका है। आवाज ब्रेक हो रहा है। हाँ सर। मैंने कहा, एक सेकेंड होल्ड करो, मैं नेटवर्क चेंज कर देता हूँ। अभी आवाज आ रही है? यस सर। यस सर। अच्छा, तो जस्ट मैं आपको समझाने के लिए कह रहा हूं, यहां पर अगर देखा जाए तो आर वेक्टर मेरा ऐसा है, वी वेक्टर मेरा ऐसा है, और अगर ये एंटी क्लॉकवाइज घूम रहा है तो ओमेगा वेक्टर मेरा ये है, ये मेरा ओमेगा वेक्टर है,
ये मेरा आर वेक्टर है और ये मेरा वी वेक्टर है, हाँ या ना? सर ओमेगा वेक्टर वहां पे कैसे है वो समझा सकते हैं एक बार? ये पढ़े हो ना क्रॉस प्रोडक्ट में राइट हैंड रूल। इधर देखो, मेरे फिंगर को, मेरे राइट हैंड को देखो, अगर मेरा फिंगर एंटी क्लॉकवाइज ऐसे कर्ल कर रहा है तो ये जो थंब होगा यही ओमेगा का डायरेक्शन होगा। अच्छा हाँ सर समझा। अगर घूमता तो इनटू द बोर्ड होता, एंटी क्लॉकवाइज घूम रहा है तो आउट टू द पेपर होगा। यस सर। सर आपकी आवाज वापस लैग हो रही है। यस सर। Yes, sir. भगवान, चेक करते हैं। अभी आ रही है? यस सर। Yes, sir. तो ओमेगा के कैप में है आर आई कैप वी जे कैप, कोई जरूरी नहीं आई जे के में ही हमेशा होगा। तो मैं आर क्रॉस ओमेगा करूंगा तब भी मिलेगा, क्रॉस आर करूंगा तब भी मिलेगा। क्रॉस सर अभी भी वॉइस प्रोडक्ट वाला सर अभी भी हो रहा है ब्रेक। हाँ सर, ओमेगा बीच बीच में सुनाई नहीं दे रहा। क्रॉस ओमेगा का जो साइन है उसका अपोजिट वी का साइन है। तो फाइनली मेरा रिलेशन हो गया वेक्टर में, अगर वी वेलोसिटी है तो क्रॉस आर, ये आपको याद रखना है। सर वो फिर से एक्सप्लेन कर सर सकते फिर हो? से बताओ आपका ना। आवाज कट हो हाँ रहा सर फिर से बताओ। अरे इसमें आवाज नहीं, डायग्राम दिख रहा है तुम्हें? यस सर। तुम बताओ, मैं क्रॉस आर करूं तब वी का डायरेक्शन मिलेगा या आर क्रॉस ओमेगा करूं तब वी का मिलेगा? सर समझा नहीं आपने क्या बोला, आपकी है। आवाज ओमेगा ब्रेक हो रही प्लस थी। आर। मैंने कहा इस वेक्टर डायग्राम में मैं करूंगा तो वो डायरेक्शन वी का होगा, या आर क्रॉस ओमेगा करूंगा वो। ओमेगा क्रॉस आर। ओमेगा क्रॉस आर होगा ना, वही कह रहा था मैं। Yes, sir. ठीक है, तो इसको भी कॉपी कर लो फिफ्थ पॉइंट को। अब एक नया, मतलब इसी में नया स्टार्ट करते हैं। फिफ्थ पॉइंट कॉपी कर लो पहले, तब तक मैं नेट की स्पीड चेक कर लेता हूँ। ऊपर वाला वी है वो क्या किसके बता? लिए है? नहीं सुनाई दिया, बोलो। कुछ तो तुम्हारी आवाज कट के आ रही है। इक्वेशन लिखा आर क्रॉस ओमेगा, तो उधर जो वी है वो किसके लिए है? वी पार्टिकल की वेलोसिटी है, आर रेडियस वेक्टर है, ओमेगा एंगुलर वेलोसिटी है।
तो v इक्वल टू आर ओमेगा वाले एक्सप्रेशन में v स्पीड था, ओमेगा एंगुलर स्पीड था। इस एक्सप्रेशन में v वेलोसिटी है और ओमेगा एंगुलर वेलोसिटी है। ओके सर। मतलब ऊपर वाले में स्पीड था ना वो v। हाँ, उसमें तो v के ऊपर एरो नहीं था ना, वो स्पीड था, मैं सिखाया था आपको। हाँ सर। तो उस स्केलर इक्वेशन को वेक्टर इक्वेशन में ट्रांसफॉर्म करेंगे तो ऐसा बनेगा। ठीक है, यस सर। लिख लिया सबने? यस। एक मिनट सर। डन सर। ठीक है, अब लिखना बंद करो। अब जो बता रहा हूं उसको ध्यान से देखना। सर्कुलर मोशन के डायनामिक्स को देखते हैं। सब लोग थोड़ी देर जरा ध्यान से देखो, ये थोड़ा सा इम्पोर्टेंट है और फंडामेंटल है। बाकी तो ठीक है, फॉर्मूला प्रॉब्लम सॉल्व करना अपनी जगह, बट ये फंडामेंटल समझ लोगे तो कभी दिक्कत नहीं होगी। सॉरी। इस पॉइंट को मैं मान लो रेफरेंस ले लेता हूं, पॉइंट ए को, और ये पॉइंट पी है। तो ये ऑब्जेक्ट पॉइंट पी पर है, थीटा एंगल पे, ठीक है। रेडियस हमारा आर है। इसको मान लीजिए मैं एक्स एक्सिस बोल देता हूं समझने के लिए, और इसको वाई एक्सिस बोल देता हूं। यहां पर मैं आपको दो वेरिएबल डिफाइन करता हूं। दो वेरिएबल का मतलब है यूनिट वेक्टर पढ़ चुके हैं, यूनिट वेक्टर पढ़ चुके हो ना। यस यूनिट वेक्टर क्या होता है? Vector of magnitude 1.
ऑफ मैग्नीट्यूड 1, तो वो डायरेक्शन का सेंस देता है ना। हाँ सर। तो ठीक वैसे ही एक जो पॉइंट P का पोजीशन है रेडियली आउटवर्ड डायरेक्शन, इसको एक यूनिट वेक्टर नाम दे देते हैं E, जैसे आई कैप जे कैप होता था। और पार्टिकल का वेलोसिटी जिधर है, आई मीन या इस सर्कल का टेंजेंट जिधर है, उसको एक यूनिट वेक्टर नाम दे देते हैं ई टी कैप। ठीक है, तो अभी सबसे पहले इस डेफिनेशन में मैंने एक वेरिएबल इंट्रोड्यूस किया ई आर कैप, और दूसरा वेरिएबल इंट्रोड्यूस किया ई टी कैप। ई आर कैप को मैंने कहा यूनिट वेक्टर along रेडियल डायरेक्शन, और ईटी कैप को मैंने कहा यूनिट वेक्टर along टेंजेंशियल डायरेक्शन। यूनिट वेक्टर along रेडियल डायरेक्शन जो होगा उसको मैं लिख सकता हूं cos थीटा आई कैप प्लस साइन थीटा जे कैप, हाँ या ना? Yes, sir. यस सर। और यूनिट वेक्टर along टेंजेंशियल डायरेक्शन को क्या लिख सकता हूं, आप ही बताइए। डायग्राम आपके सामने है। So minus cos theta I cap माइनस plus cos sin. थीटा आई कैप माइनस है। गलत हो गया। So second वाला plus रहेगा. प्लस होगा ना, सॉरी हाँ प्लस होगा। माइनस कॉस थीटा नहीं बेटा, माइनस साइन थीटा होगा ना आई कैप में। ये एंगल थीटा है तो ये एंगल थीटा हुआ, तो यूनिट वेक्टर का कॉस थीटा कंपोनेंट जे कैप में और साइन थीटा कंपोनेंट माइनस आई कैप में। Yes, sir. समझे? Yes, sir. तो ई टी मेरा होगा माइनस साइन थीटा आई कैप प्लस कॉस थीटा जे कैप। ये दो बात समझ आई? Yes, sir. पक्का? Yes, sir. जल्दी से इतना ही कॉपी कर लो पहले। हो गया यहाँ तक? सर 2 मिनट। सर 2 मिनट। ठीक है ठीक है।
Done, sir. अब देखो, अगर मैं पार्टिकल के पोजीशन को लिखूं तो पोजीशन वेक्टर को मैं लिखूंगा r cos थीटा i कैप प्लस sin थीटा j कैप, हाँ या ना? Yes, sir. अच्छा, अगर मैं इसको डिफरेंशिएट कर दूं पोजीशन को तो वेलोसिटी मिलेगा तो वेलोसिटी इज नथिंग बट dr by dt। Yes, sir. तो ये हो गया r, ध्यान से देखना, cos का डिफरेंशियल माइनस साइन थीटा और थीटा का फिर d थीटा by dt, साइन का डिफरेंशियल cos थीटा और थीटा का फिर d थीटा by dt j कैप, ऐसा होगा। d Yes. theta by dt is nothing but omega, so r omega minus sin theta I cap plus cos theta j cap, ये मेरा हो गया वेलोसिटी वेक्टर, हाँ या ना? Yes, sir. Yes, sir. तनिष्क, अरे बेटा गामा नहीं, आर है, पोजीशन वेक्टर आर। अरे भाई साहब, ये पार्टिकल पी का पोजीशन वेक्टर है, समझा तनिष्क? चैट में लिखा था कि गामा क्या है, ठीक है। तो ये वेलोसिटी हो गया, वेलोसिटी को फर्दर डिफरेंशिएट करेंगे तो एक्सेलरेशन होगा, सो एक्सेलरेशन इज dv by dt। इसको डिफरेंशिएट करो तो पहले r ओमेगा को मैंने कांस्टेंट रखा और इसको डिफरेंशिएट किया तो साइन का cos तो cos थीटा, अगेन d थीटा by dt विच इज ओमेगा, cos का फिर माइनस साइन थीटा d थीटा by dt फिर ओमेगा, समझ आ रहा है यहाँ तक? Yes, sir. अच्छा, और अब क्या करना है, तो मुझे इंटू माइनस साइन थीटा आई कैप प्लस कॉस थीटा जे कैप, इसको रहने देना है और ओमेगा को डिफरेंशिएट करना है डी ओमेगा बाई डी टी, प्रोडक्ट रूल से। आर तो कांस्टेंट है तो बाहर ही रहेगा, एक बार ओमेगा को रखा, इसको डिफरेंशिएट किया, दूसरी बार इस पूरे को रखा, ओमेगा को डिफरेंशिएट किया। Yes, sir. Yes, sir. तो यहां से मुझे मिल गया एक्सेलरेशन a इज इक्वल टू, ध्यान से देखोगे तो r ओमेगा स्क्वायर विथ माइनस साइन cos थीटा i कैप प्लस साइन थीटा j कैप प्लस r अल्फा इंटू माइनस साइन थीटा i कैप प्लस cos थीटा j कैप। Yes, sir. Yes, sir. तो थोड़ा और ध्यान से देखेंगे तो एक्सेलरेशन वेक्टर को मैं लिख सकता हूं माइनस ओमेगा स्क्वायर r मल्टीप्लाइड विथ यूनिट वेक्टर अलोंग रेडियल डायरेक्शन प्लस r अल्फा इंटू यूनिट वेक्टर अलोंग टेंजेंशियल डायरेक्शन। Yes, sir. तो थोड़ी देर के लिए इसको ऐसे रखते हैं, उसके बाद थोड़ा आगे बढ़ते हैं। इसका मतलब है जब पार्टिकल सर्कुलर मोशन में होगा तो उसके एक्सेलरेशन के दो कंपोनेंट होंगे, एक ये
और दूसरा ये, हाँ या ना? Yes, sir. इसमें से ये वाला तो टेंजेंशियल एक्सेलरेशन होगा, Yes, sir. ठीक है? इसका डायरेक्शन अलोंग टेंजेंट है ना, और इसका डायरेक्शन क्या है? तो ई आर रेडियली आउटवर्ड है, तो माइनस साइन है, तो ये रेडियली इनवर्ड है, Yes, sir. Yes, sir. मतलब टुवर्ड सेंटर। इसको बोलते हैं रेडियल एक्सेलरेशन, या इसी का दूसरा नाम है सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन। इसी का दूसरा नाम है सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन। ठीक है? अब एक्सेलरेशन को मास से मल्टीप्लाई कर देंगे तो फोर्स हो जाएगा, है ना? Yes, sir. तो फोर्स हमारा क्या हो जाएगा? मास इनटू एक्सेलरेशन, दैट इज माइनस m ओमेगा स्क्वायर r ई आर कैप प्लस m इंटू टेंजेंशियल एक्सेलरेशन ई टी कैप। यही दो बात होंगी। Yes, sir. Yes, sir. अच्छा, टेंजेंशियल एक्सेलरेशन जीरो भी हो सकता है, Yes, sir. Yes, sir. लेकिन अगर मोशन हो रहा है तो कुछ तो वेलोसिटी होगा। Yes. मतलब ये वाला कंपोनेंट कभी जीरो नहीं हो सकता है। हाँ sir. तो इस फोर्स को हम लोग सेंट्रीपिटल फोर्स कहते हैं। सर आप एक बार वापस रिपीट कर सकते हैं? मैंने कहा मोशन हो रहा है तो कुछ तो स्पीड होगा। यस सर। तो ओमेगा को v बाई आर लिख दो, तो इसको एम वी स्क्वायर बाई आर भी लिख सकते हैं। तो ये वाला टर्म जो मैंने ग्रीन से अंडरलाइन किया, ये तो कभी जीरो नहीं हो सकता। बोलिए। ये तो यहीं से मुझे अब सर्कुलर मोशन का डेफिनेशन मिल गया, जो मैं आपको उस समय से कह रहा था। सर्कुलर मोशन का डेफिनेशन ये हो गया कि अगर कोई पार्टिकल इस तरह से मूव करे कि उसके वेलोसिटी के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में एक फोर्स जरूर हो, उसके अलावा कुछ फोर्स हो चलेगा, मुझे नहीं मतलब है, but there exists at least a force which is always perpendicular to velocity, then only particle will undergo circular motion. Clear? यस सर। And that particular force is called centripetal force. और भी फोर्स होगा तो टेंजेंशियल एक्सेलरेशन हो नहीं हो मुझे नहीं मतलब है, बट मिनिमम सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन होना तो जरूरी ही है। मतलब सेंट्रीपिटल डायरेक्शन में फोर्स होना जरूरी ही है। तो फिजिक्स के लैंग्वेज में अगर मैं डेफिनेशन बोलूं सर्कुलर मोशन का, तो सर्कुलर मोशन इज अ मोशन इन विच देयर एग्जिस्ट at least a force or its component in the direction perpendicular to velocity of particle. Clear है? Yes, sir. ठीक है, तो डेफिनेशन मैं लिख दूंगा, पहले इसको कॉपी, सीधे बताने से मतलब नहीं था। अभी आपके सामने हम लोगों ने मैथमेटिक्स करके देखा तो ये डेफिनेशन मिला। कहां तक कॉपी किए? यहां तक कॉपी किए थे शायद ना? Yes, sir. यहाँ से करना है। कर लीजिए।
सबका हो गया होगा मुझे लगता है, ठीक है। एक मिनट रुक जाइए, इसमें कुछ ऐसा कर दिया। देखिए, तो सर्कुलर मोशन को अब डिफाइन करते हैं हम लोग। यहां से मुझे सर्कुलर मोशन का डेफिनेशन मिला। डेफिनेशन ये हुआ, डेफिनेशन बोल दीजिए या कंडीशन बोल दीजिए। इफ अ पार्टिकल इज मूविंग in such a way that there exists a force और कंपोनेंट ऑफ फोर्स एक ही बात है, in the direction perpendicular to in the direction perpendicular to its velocity, then particle will undergo circular path and particle will undergo a circular path and corresponding force is called centripetal force। सेंट्रीपिटल फोर्स का नाम पहले कभी सुना था? यस सर। यस कहाँ पर? यस सर एक बार ज्ञानेश्वर सर ने आर्टिकल कहाँ पर सुना था बताओ? एटॉमिक स्ट्रक्चर में एक बार सिखाने के लिए एटॉमिक स्ट्रक्चर में। वेरी गुड। हाँ, तो वहां पे मैं भी आता हूँ। एटॉमिक स्ट्रक्चर का ही एग्जांपल आपको जस्ट देने की कोशिश करता हूँ। इसका मतलब ये हुआ कि जहां कहीं भी सर्कुलर मोशन है वहां पर सेंट्रीपिटल फोर्स जरूर है, हमें दिखाई दे या नहीं दे, है ना। बिना सेंट्रीपिटल फोर्स के सर्कुलर मोशन हो ही नहीं सकता, और उस सेंट्रीपिटल फोर्स की वैल्यू हमेशा m ओमेगा स्क्वायर r के बराबर होगी, या इसी को हम mv स्क्वायर बाई r भी लिख सकते हैं।
क्योंकि v इक्वल टू आर ओमेगा। क्लियर है? तो v स्पीड से r रेडियस के सर्कल में सर्कुलर मोशन करने के लिए इतनी सेंट्रीपिटल फोर्स की रिक्वायरमेंट है, न इससे कम न इससे ज्यादा। क्लियर है? यस सर। तो जहां भी सर्कुलर मोशन हो रहा है वहां पर सेंट्रीपिटल फोर्स जरूर है, आपको दिखाई दे या नहीं दे, बट बिना सेंट्रीपिटल फोर्स के सर्कुलर मोशन हो ही नहीं सकता। जल्दी से ये डेफिनेशन कॉपी कर लीजिए, फिर सर्कुलर मोशन सेंट्रीपिटल फोर्स के कुछ एग्जांपल देखते हैं। हो गया? सर 1 मिनट। ठीक है, ठीक। यस सर, डन। आगे बढ़ूं? यस सर। यस सर। ठीक है। अब एक चीज ध्यान से दो, देखो आप लोगों के दिमाग में गलती से ये बैठ जाता होगा, जैसे किसी ने चैट में भी मुझे लिखा था, मैंने रिप्लाई में दिया कि नेट फोर्स टुवर्ड द सेंटर। ऐसा नहीं है, टुवर्ड द सेंटर फोर्स हो, बाकी और भी कोई फोर्स है तो मुझे नहीं पता। जैसे एक चीज देखो, जैसे ही एक्सेलरेशन की बात आती है सर्कुलर मोशन में, तो 3 टाइप के एक्सेलरेशन होते हैं। एक जिसको रेडियल एक्सेलरेशन कहते हैं, या इसी का दूसरा नाम है सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन। तो ये रेडियल एक्सेलरेशन का वैल्यू हमेशा ओमेगा स्क्वायर आर के बराबर होगा या वी स्क्वायर बाई आर, एक ही बात है, होगा। और इसका डायरेक्शन हमेशा टुवर्ड द सेंटर होगा। कोई दिक्कत किसी को? नो सर। एक दूसरा टर्म आएगा टेंजेंशियल एक्सेलरेशन।
ये टेंजेंशियल एक्सेलरेशन होगा आर अल्फा के बराबर, इसका डायरेक्शन हमेशा अलोंग टेंजेंट होगा। अलोंग टेंजेंट का मतलब वेलोसिटी के डायरेक्शन में भी हो सकता है, उसके अपोजिट भी हो सकता है। वेलोसिटी के डायरेक्शन में होगा तो स्पीड विल कीप ऑन इंक्रीजिंग, वेलोसिटी के डायरेक्शन के अपोजिट होगा तो स्पीड विल कीप ऑन डिक्रीजिंग। तो ये टेंजेंशियल डायरेक्शन में होगा। सर एक बार वापस बता सकते? लेकिन ये तो पक्का है, मैंने कहा टेंजेंशियल एक्सेलरेशन वेलोसिटी के डायरेक्शन में भी हो सकता है और वेलोसिटी के डायरेक्शन के अपोजिट भी हो सकता है, अलोंग टेंजेंट। यस सर। वेलोसिटी के डायरेक्शन में होगा तो स्पीड इंक्रीज करेगा और अपोजिट होगा तो स्पीड डिक्रीज करेगा, बट होगा तो टेंजेंट वाले लाइन में ही ना। यस। एक थर्ड टर्म आएगा टोटल एक्सेलरेशन। तो टोटल एक्सेलरेशन जो हमारा होगा वो इन दोनों का वेक्टर सम होगा, वो इन दोनों का वेक्टर सम होगा। Yes, sir. Yes. दैट इज रेडियल एक्सेलरेशन का स्क्वायर प्लस टेंजेंशियल एक्सेलरेशन का स्क्वायर का अंडर रूट। इसको हम लोग टोटल एक्सेलरेशन कहेंगे। ठीक है, यहां तक कोई दिक्कत? No, sir. सर और एक सेंट्रीफ्यूगल फोर्स वो कैसे? वो नहीं, टेंशन मत लो तुम उसका। सेंट्रीफ्यूगल फोर्स कोई फोर्स नहीं होता, जब जरूरत होगी सिखाऊंगा, टेंशन अभी अपने मन से मत समझो कुछ। वो स्यूडो फोर्स है। लॉज ऑफ मोशन में स्यूडो फोर्स पढ़े हो ना? Yes. यस सर। यस सर। हाँ, उसी के साथ स्यूडो फोर्स है। क्या होता है, टाइम आएगा सिखाऊंगा, घबराओ मत, अभी जरूरत नहीं है। तो ये एक्सीलरेशन वाला पार्ट खत्म हुआ, कॉपी कर लीजिए पहले। सर ये कोई भी सर्कुलर मोशन के लिए ना, यूनिफॉर्म की नॉन यूनिफॉर्म? हाँ, ये तो सर्कुलर मोशन इन जनरल हुआ। अब इसमें से यूनिफॉर्म में पर्टिकुलरली क्या होता है, नॉन यूनिफॉर्म में क्या होता है, ये अभी देखेंगे 2 मिनट में, नोट नंबर 2 में। Done, sir. लिख लिए सब?
नहीं सर, एक सेकंड। यस सर, हो गया। ठीक है। अब देखो सेकेंड पॉइंट, देखो ये जो मैंने ऊपर बताया इसी को डायग्राम पॉइंट ऑफ व्यू से देखोगे तो कोई पार्टिकल मान लो ऐसे सर्कुलर पाथ में जा रहा है और इस पर फोर्स इधर लग रहा है, फोर्स इधर, तो एक ही फोर्स है टुवर्ड सेंटर, है ना। और ये डायरेक्शन मान लीजिए मेरा वेलोसिटी का है, तो ये हो गया वेलोसिटी वेक्टर और ये हो गया फोर्स वेक्टर। तो इस केस में फोर्स केवल रेडियली इनवर्ड है, तो ये हमारा हो गया यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। कोई टेंजेंशियल फोर्स दिख रहा है? नो सर। तो ये हो गया यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। मींस टेक्निकली अल्फा इज 0, टेक्निकली टेंजेंशियल एक्सेलरेशन इज 0, टेक्निकली total acceleration is equal to radial acceleration only, which is equal to v square by r. Isn't it? Common sense है? Yes, sir. अच्छा, यही अगर मान लो ऐसा है, ये हो गया वेलोसिटी वेक्टर। फोर्स वेक्टर को मैं ऐसे दिखाता हूं, मान लीजिए आई मीन दूसरे कलर से। ये है हमारा फोर्स वेक्टर मान लीजिए। तो आप देखेंगे कि इस फोर्स वेक्टर का एक कंपोनेंट इधर है और इस फोर्स वेक्टर का एक कंपोनेंट इधर है ना। Yes, तो sir. ये हो गया टेंजेंशियल कंपोनेंट, ये हो गया रेडियल कंपोनेंट। तो यहां पर आपको दिख रहा है कि टेंजेंशियल डायरेक्शन में फोर्स है, मतलब टेंजेंशियल एक्सेलरेशन मेरा क्या होगा, टेंजेंशियल डायरेक्शन का फोर्स अपॉन मास। रेडियल एक्सेलरेशन क्या होगा, तो रेडियल डायरेक्शन का फोर्स अपॉन मास। तो रिजल्टेंट फोर्स अगर देखोगे तो हमेशा वेलोसिटी के परपेंडिकुलर है, जरूरी नहीं है। क्लियर है? परपेंडिकुलर होगा नेट फोर्स हमेशा वेलोसिटी के, तब तो यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन होगा। नहीं होगा हमेशा परपेंडिकुलर, तो नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन होगा। केवल परपेंडिकुलर डायरेक्शन में एक कंपोनेंट होना चाहिए। समझे आप लोग? अगर मेरा पार्टिकल ऐसे रोटेट कर रहा है, सब लोग समझे हो मेरी बात? तो ये एग्जांपल हो गया मेरा नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। विथ इंक्रीजिंग स्पीड, है ना। वेलोसिटी के डायरेक्शन में टेंजेंशियल फोर्स है, इस केस में स्पीड इंक्रीज करेगा ना। बोलिए, बोलिए। इस केस में, ऊपर वाले केस में जो मैंने लिखा है, स्पीड इंक्रीज करेगा ना टाइम के साथ। यस सर। Yes, sir. यही मान लीजिए ऐसा है,
ये डायरेक्शन है मेरा वेलोसिटी का, और जस्ट ऐसे ही पार्टिकल पर नेट फोर्स मान लीजिए इधर है ऐसा, तो आप देखेंगे इस फोर्स का एक कंपोनेंट होगा इनवर्ड डायरेक्शन में रेडियल, Yes, sir. और एक कंपोनेंट जो अलोंग टेंजेंट होगा वो वेलोसिटी के अपोजिट होगा, है ना। तो इसमें देखोगे तो टेंजेंशियल एक्सीलरेशन नेगेटिव होगा, Yes, sir. रेडियल एक्सीलरेशन वही रेडियल कंपोनेंट ऑफ फोर्स अपॉन मास। तो ये भी एग्जांपल हो गया नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन विथ डिक्रीजिंग स्पीड। क्लियर है? Yes, sir. तो ये डायग्राम बताकर समझाने के पीछे पर्पस ये है कि दिमाग में गलती से ये न बैठा रहे कि नेट फोर्स हमेशा वेलोसिटी के परपेंडिकुलर ही होता है, ऐसा कुछ नहीं है। हाँ, वेलोसिटी के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में एक कंपोनेंट ऑफ फोर्स अगर हमेशा एग्जिस्ट करता है तो सर्कुलर मोशन होगा, लेकिन उसके अलावा कोई फोर्स नहीं है, ऐसा नहीं है। कॉपी कर लीजिए इसको।
गया? यस सर। यस सर हो गया। अब कुछ सर्कुलर मोशन के एग्जाम्पल देखो। मैं वही एग्जाम्पल दे रहा हूं जो आप लोग रियल लाइफ में कहीं ना कहीं देख चुके हैं। जस्ट मैं आपको ये समझाने की कोशिश कर रहा हूं कि बिना सेंट्रीपिटल फोर्स के कोई सर्कुलर मोशन होता नहीं है। सम एग्जाम्पल्स ऑफ सर्कुलर मोशन, जैसे जो एग्जाम्पल आपने दिया वही वाला देता हूं कि आप लोगों ने एटॉमिक स्ट्रक्चर में पढ़ा होगा कि इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के चारों ओर सर्कुलर पाथ में मोशन करता है ना? यस सर। तो उसमें सेंट्रीपिटल फोर्स कहां से आता है? बताओ। सर अट्रैक्शन। 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 हाँ, तो न्यूक्लियस तो हमारा पॉजिटिवली चार्ज है ना? तो न्यूक्लियस पॉजिटिवली चार्ज है, इलेक्ट्रॉन पर नेगेटिव चार्ज है, तो इन दोनों के बीच जो इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन होगा वो अट्रैक्शन वाला फोर्स हमेशा टुवर्ड सेंटर ऑफ न्यूक्लियस ही लगेगा। तो ये आपको सेंट्रीपिटल फोर्स देता है। ठीक है, वैल्यू हम लोग पढ़ लेंगे क्या होता है नहीं होता है, वो तो खैर दूसरे चैप्टर की बात है। बट के Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर, ये जो आपका है ये जो आपका कूलम्ब अट्रैक्शन है, इसी को सर ने mv स्क्वायर बाई आर से इक्वेट किया होगा और फिर v निकाला होगा। यस सर। यस सर किया था। है ना? तो मोरल ऑफ द स्टोरी इज कि इलेक्ट्रोस्टैटिक attraction between electron and nucleus will provide required centripetal force ये बात समझ आई? यस सर। यस। और कोई एग्जांपल जो तुम लोग बोलो भाई दे दूंगा। जैसे सन के अराउंड प्लैनेट मूव करते हैं, है ना? सो मोशन ऑफ प्लैनेट अराउंड सन, उसमें सेंट्रीपिटल फोर्स कहां से आता है? ग्रेविटेशन। ग्रेविटी। हाँ, ग्रेविटेशनल अट्रैक्शन से आता है। तो ऐसे समझ लीजिए कि ये अगर मेरा सन है और ये प्लैनेट है, तो इस सन और प्लैनेट के बीच जो ग्रेविटेशनल पुल है, ये जो हमारा ग्रेविटेशनल पुल है, वो ग्रेविटेशनल पुल क्या होगा? तो ग्रेविटेशन चैप्टर में देखेंगे, जी मास ऑफ सन इनटू मास ऑफ प्लैनेट अपॉन आर स्क्वायर, ऐसा कुछ होता है। न्यूटन्स लॉ पढ़े होंगे थोड़ा बहुत। यस सर। हम लोग भी Yes. ग्रेविटेशन चैप्टर में पढ़ेंगे। अभी सिर्फ जस्ट मुझे आपको ये फील दिलाना है कि बिना सेंट्रीपिटल फोर्स के कोई सर्कुलर मोशन नहीं होता है। सो दिस ग्रेविटेशनल पुल
provides required centripetal force ठीक है। अच्छा, किसी भी मान लो स्ट्रिंग में स्टोन को अटैच करके घुमाओ, रस्सी में पत्थर बांध के अगर घुमाओगे, जिसको कि फिजिक्स के लैंग्वेज में कोनिकल पेंडुलम कहते हैं, बट ये कोनिकल पेंडुलम ये सब इतना हाई फाई वर्ड से तुम्हें मतलब नहीं है। कहानी सीधी है कि रस्सी में पत्थर बांध के हमें घुमाना है। तो रस्सी में पत्थर बांध के अगर मान लो हॉरिजॉन्टल सर्कल में उस पत्थर को घुमाते हो, तो उस केस में देखोगे कुछ ऐसा होता है। कोशिश करता हूँ ड्रॉ करने का, देख लेना अगर हो पाया तो। ऐसा कुछ, ये पत्थर को बांध के अगर हम इसमें घुमाए तो ये एक हॉरिजॉन्टल सर्कल में घूमेगा ना, ऐसा। यस यस सर। तो इस केस में इस पर फोर्स देखोगे तो क्या क्या होगा, इसका खुद का वेट mg नीचे होगा और स्ट्रिंग का टेंशन T इधर होगा। इस दो के अलावा इस स्टोन पर कोई फोर्स नहीं है ना। तो अगर आप ध्यान से देखेंगे तो T का जो ये वाला कंपोनेंट है T cos थीटा, ये इसके वेट को बैलेंस करेगा, और ये जो T sin थीटा वाला कंपोनेंट है ये रिक्वायर्ड सेंट्रीपिटल फोर्स देगा। यस सर। Yes. है ना। So this component of tension provides required centripetal force है ना। इसका इक्वेशन ऑफ मोशन क्या लिखोगे, ये लिखोगे T cos थीटा इज mg। कोई फॉर्मूला नहीं है, जस्ट प्रॉब्लम सॉल्व करने का तरीका बता रहा हूं। दूसरा लिख सकते हैं T sin थीटा इज mv स्क्वायर बाय r, है ना। और Yes, sir. अगर स्ट्रिंग का लेंथ L है तो जो हमारा रेडियस होगा ये रेडियस L sin थीटा होगा। Yes, sir. सो रेडियस इज L sin थीटा। ठीक है। Yes, sir. बाकी क्वेश्चन में जो भी पूछे इन तीनों को यूज करके सॉल्व कर सकते हैं। तो ये बात आपको समझ में आ रही है। मैंने जो 3 एग्जाम्पल चूज किए वो इस तरह से चूज किए कि फर्स्ट 2 एग्जाम्पल में कोई कांटेक्ट तो है नहीं बट फील्ड फोर्स है, और थर्ड एग्जाम्पल में स्ट्रिंग का कांटेक्ट है, तो टेंशन इन द स्ट्रिंग सेंट्रीपिटल फोर्स दे रहा है। सो सेंट्रीपिटल फोर्स कोई अलग से फोर्स नहीं होता है, ऑब्जेक्ट पर जो फोर्स सब लग रहा होता है उसी में से कोई फोर्स अगर सेंट्रीपिटल नेचर का हो गया, पॉसिबल है, तो सर्कुलर मोशन होगा। समझ आ रहा है आप लोगों को? Yes, sir. यस सर। यस सर। जल्दी से कॉपी कर लीजिए।
देखो कोई पूछता है हितेश गोपानी, मोशन अराउंड सन इज एलिप्टिकल ऑर्बिट, सर्कुलर ऑर्बिट, सब सही है सर। स्ट्रेट लाइन के अलावा कोई भी पाथ हो, ध्यान से सुना बेटा, स्ट्रेट लाइन के अलावा कोई भी पाथ हो तो वो पार्ट ऑफ सर्कल नहीं होगा ना। ये बात समझ में आ रहा है हितेश जिसने पूछा? कोई भी टेढ़ा मेढ़ा पाथ हो उसका हर पोर्शन किसी न किसी सर्कल का ही पार्ट होगा। तो वन कंप्लीट मोशन में आपको सर्कुलर नहीं दिखेगा, बट वो पार्ट ऑफ सर्कुलर मोशन ही है ना। स्ट्रेट लाइन के अलावा हर मोशन पार्ट ऑफ सर्कुलर मोशन ही है, चाहे कैसे भी टेढ़ा मेढ़ा जाए। हाँ, वो सर्कुलर मोशन थोड़ी देर के लिए होगा, पर्टिकुलर इंस्टेंट पे होगा। पूरा कंप्लीट सर्कल करे तभी सर्कुलर मोशन करेंगे कहेंगे, ऐसा नहीं है। ठीक है, कॉपी कर लिया, आगे बढ़ो। नहीं सर, एक मिनट। एक और एग्जांपल बता देता हूँ। नहीं सर। अच्छा नहीं तो बस यही 3 एग्जांपल रहने दीजिए। जिसका जिसका कॉपी हो गया हो आप लोग एग्जिट करते जाइए, क्योंकि तुरंत मेरी दूसरी क्लास है इसी में। ठीक है, तो कॉपी करते जाइए, कॉपी करके फिर एग्जिट हो जाइए। मैं रिकॉर्डिंग को स्टॉप कर देता हूँ।